हेलो स्टूडेंट, सिक्योर फ्यूचर अकैडमी में तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम रोहित कुमार है। अज आप जिहड़ा हैगा टॉपिक करांगे सोर्सिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के सोमे। कल असी संविधान बारे पढ़िया सी, संविधान किस तरह बनया सी, किन्ना ने बनाया सी, किस तरह बनाया सीगा। अज आप गल करते हैं कि साडे संविधान दे विच जो कुछ भी है, ठीक है, वो किहड़ी किहड़ी कंट्री तो की चीज़ां लईआं, और जो चीज़ां लईआं उन्हां दी आपां अज डिटेल भी करांगे कि किस दा मतलब की है। सब तो पहला गल करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 1935 के भारत सरकार का एक एक्ट आया सीगा जी। उस दे विच काफ़ी सारिया चीज़ां यहोजियां सी जो असीं आपदे संविधान दे विच लईआं सी, जिवें कि फैडरल स्कीम हो गई, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, एमरजेंसी प्रोविजनस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, यानी कि संघवाद, गवर्नर का दफ्तर, न्यायपालिका, लोक सेवा कमीशन, एमरजेंसी के प्रबंध और प्रबंधकी वेरवे। इन्होंने असीं कल्ले कल्ले डिस्कस करते हैं कि चीज़ां है कि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि संविधान के सब तो ज़्यादा किसका प्रभाव है, तो वह आंसर होएगा भारत सरकार का एक्ट 1935। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जिहा याद रखियो। तो सब तो पहले गल करते हैं फैडरल स्कीम, यानी कि संघवाद। की मतलब है फैडरल का? फैडरल जिथे वर्ड फैडरल आ जाए समझ लो पावरां की वंड, जिमें सेंटर की पावर अपनी है और राज जोड़े बने हुए जिमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन्हों जी पावर दी हुई है संविधान के अनुसार दी हुई है। संविधान के अनुसार ही स्टेट की गवर्नमेंट चलती है, संविधान के अनुसार ही सेंटर की गवर्नमेंट चलती है। तो बस फैडरल स्कीम का मतलब ये है कि सरकार की जो पावर है वो सेंटर ते राज्यों के विच वंडी हुई है। तो ये जी स्कीम सी ये असी भारत सरकार के एक्ट 1935 तो लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस तो बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर, सानू पता है हर राज का एक गवर्नर होंदा है, ठीक है, यानी कि राज्यपाल। तो उनका जो भी ऑफिस है, जो भी काम है, ये सारा असी कितों लिया, ये भी असी 1935 के एक्ट तो लिया। उस तो बाद गल करते हैं जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका जी साड़ी हैगी है वो भी असी कितों लई है, असी भारत सरकार का एक्ट जो 1935 है उत्थों लई है। उस तो बाद आता पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा कमीशन, यानी कि जिमें असी कह दें भी UPSC या फिर PPSC जो एग्जाम लैंदियां ने वो वाली सर्विसेज जो है वो भी असी कितों लिया, भारत सरकार का एक्ट जो 1935 उत्थों। उस तो बाद तौर की है एमरजेंसी प्रोविजनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमरजेंसी। सानू पता है राष्ट्रपति जी है, राष्ट्रपति जोड़ा है वो एमरजेंसी लगाता है 352 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 356 आर्टिकल के अकॉर्डिंग तो 360 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। सानू पता जी नैशनल एमरजेंसी 352 आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगती है, जी स्टेट एमरजेंसी है वो लगती है, या इसमें गवर्नर रूल भी कह देंगे, गवर्नर राज भी कह देंगे, राष्ट्रपति राज भी कह देंगे, वो 356 के अकॉर्डिंग लगती है। और जो फाइनैंशियल जी एमरजेंसी है जिन्होंने वित्ती संकट भी बोलते हैं वो 360 के अकॉर्डिंग लगती है। ये तीनों ही तरह की जी एमरजेंसी है वो राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है। तो ये जोड़ा एमरजेंसी वाला प्रबंध है, जो प्रोविजनस है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल्स है, जो प्रशासन दी डिटेल्स है, ये सारिया असीं कित्थों लईआं, भारत सरकार के एक्ट 1935 तो। तो ये चीज़ां याद रखनी कि भारत सरकार के एक्ट तो असीं की कुछ लिया 1935 के एक्ट तो। उस तो बाद गल करते हैं जी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सानू पता है साढ़े तो लगभग 150-200 साल जो राज किया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जोड़ा साढ़े ते राज किया है, ठीक है, उन्होंने आपके देश के अकॉर्डिंग ही साढ़े देश के जी है अपनी राजनीति या प्रशासन चलाया सीगा। तो सानू उस चीज़ तो बहुत ज्ञान हो गया सी, इस करके असी जोड़ा ज़्यादा झुकाव आपके संविधान के ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही किया है, ठीक है। सब तो पहला जे असी गल करिए तो रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का राज। कहने का मतलब भारत के जो भी राज चलेगा, जो भी प्रशासन चलेगा वो रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। इस करके किसी के कहने से नहीं चलेगा, रूल जो रूल्स बननगे, जो लॉ बननगे उनके अकॉर्डिंग, यानी कि रूल ऑफ लॉ भी जो लॉ है उनके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ चलेगा। तो ये संविधान के असी चीज़ जी ली है कितों ली है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो। उस तो बाद संसद की सरकार। सानू पता साढ़े देश के एक संसद की सरकार है जिसके 2 सदन है, लोक सभा और राज सभा। तो संसद की सरकार असी कितों ली है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो, यानी कि इंग्लैंड के संविधान तो। हम संसद की सरकार की है, संसद की सरकार के उल्ट एक होर सरकार होंगी है जिसमें बोलते हैं प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पंजाबी च बोलते प्रधानात्मक सरकार। दोनों के एक मेजर डिफरेंस की गल करिए वो ये है कि संसद की सरकार के जो एग्जीक्यूटिव होंगी है, एग्जीक्यूटिव मतलब
जो कार्यपालिका के मैंबर है यानी कि जो मिनिस्टर्स होंगे है लोक सभा के राज सभा यानी कि पार्लीमेंट के जो सेंट्रल गौरमेंट के जो मिनिस्टर्स होंगे उसमें कार्यपालिका के मैंबर या इंग्लिश में उसको एग्जीक्यूटिव मैंबर कहा जाता है। ये मैंबर पूरी की पूरी पार्लीमेंट के सामने भी तो खास करके लोक सभा के सामने जिम्मेवार होंगे हैं। ठीक है, इन्हों की जो डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी मिलती है ये अपने डिपार्टमेंट में लैके यानी कि जिम्मेवार होंगे हैं। तो जिम्मेवार सरकार यानी कि संसद की सरकार को असीं शॉर्ट से जिम्मेवार सरकार भी कह सकते हैं। पर इस दे उल्ट जो प्रधानात्मक सरकार है या फिर कह लो प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनके जो एग्जीक्यूटिव है वो लैजिसलेचर यानी कि जो कानून बनाती है पार्लीमेंट सारी कानून बनाती है इसलिए कानून बनाने वाले को की बोलते हैं लैजिसलेचर के मैंबर। उनके तो सारे मैंबर ही आ गए लोक सभा के भी राज सभा के क्योंकि कानून तो सारे ही बनाते हैं। ठीक है, इस करके उसनों विधान पालिका के मैंबर भी कहते हैं पंजाबी जी। यानी कि शॉर्ट से अगर मैं गल करा तो कार्यपालिका के मैंबर जदों विधान पालिका के सामने जिम्मेवार होंगे हैं तो उसमें संसद की सरकार कहा जाता है। तो ये संसद की सरकार असी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो जोड़ा अडोप्ट किया है। ठीक है, पर प्रधानात्मक सरकार के कार्यपालिका के मैंबर विधान पालिका के सामने जिम्मेवार नहीं होंगे। ये दोनों डिफरेंस याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। उस तो बाद गल करते हैं सिंगल सिटीजनशिप। सानू पता है सानू साढ़े देश के एक ही सिंगल सिटीजनशिप है यानी कि असी भारत के नागरिक हैं। असी पंजाब हरियाणा या राजस्थान के नागरिक नहीं है, साढ़े इकहरी नागरिकता है। तो ब्रिटिश गौरमेंट के यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के भी इकहरी नागरिकता तो असी सिंगल सिटीजनशिप जी उतों ही लई है। ठीक है, अगर गल करिए USA उत्थे दोहरी नागरिकता है क्योंकि उत्थे एक तो USA की नागरिकता है और एक उत्थे जिहड़ियां स्टेट्स बनियां एक उत्थों की नागरिकता होंदी है, उत्थे दोहरी नागरिकता मिली हुई है। उस तो बाद गल करते हैं कैबिनेट सिस्टम। बिल्कुल जो कैबिनेट सिस्टम यानी कि मंत्री परिषद सिस्टम ये जिहड़ा ये भी असी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया क्योंकि कैबिनेट सिस्टम उत्थे सी। तो सब तो पहला अगर कोई देश माना जाता कैबिनेट सिस्टम चलाना तो वह भी ब्रिटिश ही देश सीगा। ठीक है, इस करके ये चीज़ भी असी उत्थों ही अडोप्ट की है। सानू पता है साडी सरकार दे विच कैबिनेट मिनिस्टर होंदे हैं। मिनिस्टर 3 तरह के होंदे हैं। इसमें असी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बारे करांगे तो पूरी डिटेल दे विच करांगे यानी कि तिन्नां नूं मिला के तो कहा जाता मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद लेकिन उन्होंने ही एक टाइप है कैबिनेट मिनिस्टर की। तो कैबिनेट सिस्टम असी उत्थों लिया। ठीक है जी, इसमें असल में मंत्री परिषद तो सारे है कि मंत्री मंडल इसमें मंत्री मंडल कहना पवेगा मंत्री मंडल सिस्टम। ठीक है जी, इन्हें थोड़ा एक करैक्शन सैट कर लियो। उस तो बाद है जी पार्लीमेंटरी प्रिविलेजेस। पार्लीमेंटरी प्रिविलेजेस का मतलब है अपने जो भी संसद के विशेष अधिकार। देखो संसद लोक सभा राज सभा लोक सभा के मैंबर तो राज सभा के मैंबरों को कुछ अधिकार मिले होंगे हैं जो खास करके सिर्फ उन्होंने मिले होंगे हैं। तो उन्होंने जोड़े अधिकार मिले ये भी असी किस देश के संविधान तो कॉपी की है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो इसमें बोलते हैं पार्लीमेंटरी प्रिविलेजेस। उस तो बाद बाई कैमरलिज्म। हम साडे जी संसद है उसके 2 सदन होंगे, एक लोक सभा एक राज सभा। ये 2 सदनी विधान पालिका असी कितों लई है, ये भी असी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो लई है। आमतौर पर बहुत सारे देशों के बाई कैमरलिज्म ही है, इसनों 2 सदन बोलते हैं। उस तो बाद अगर गल करिए USA का कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेरिका का जोड़ा संविधान है उनके तो भी असी बहुत सारिया चीज़ां नहीं है। सब तो पहला अगर गल करिए मौलिक अधिकार की, ये सारे ही जो सारिया गल्लां लिखियां ये आपदे आप सारे एक चैप्टर है। तो सब तो पहला गल करिए तो मौलिक अधिकार जो है ठीक है वो असी अमेरिका के संविधान तो लिया। उस तो बाद अगर गल करिए न्यायपालिका की सुतंत्रता। देखो साड़ी जी न्यायपालिका चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या सैशन कोर्ट है, कोई भी है ये सारिया आपदे आप की है सुतंत्र है। सुतंत्र का मतलब कार्यपालिका ते विधान पालिका दोनों तो ही ये सुतंत्र है यानी कि सरकार किसी की रहे न्यायपालिका ते कोई भी जोड़ा है कोई दबाव नहीं है, अपनी सुतंत्र रह के न्याय करती है। इस करके न्यायपालिका सुतंत्र होनी चाहिए। इस चीज़ का जोड़ा सिस्टम है असी किहड़े देश तो लिया USA के कॉन्स्टिट्यूशन तो। उस तो बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा भी कह देंगे पंजाबी के इन पंजाबी के पुनर्निरीक्षण भी कह देंगे हैं। यदा न्यायिक पुनर्निरीक्षण भी कह देंगे तो न्यायिक समीक्षा भी कह देंगे। इसका मतलब ये है कि मान लो कि संसद ने कोई कानून बनाया पर कानून पास भी हो गया, राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिए, पर संविधान के वो बिल्कुल खिलाफ बने, संविधान के उल्ट बने, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें की कर सकती है, उस कानून को रद्द कर सकती है। क्यों? क्योंकि वह संविधान के अनुसार नहीं बनया
इस चीज़ ਨੂੰ ही कहते हैं जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा। तो ये सिस्टम भी असी कितों लिया, US के कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया। उस तो बाद अगर गल करिए तो अगला पॉइंट है इंपीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति का महादोष, राष्ट्रपति को उतारना। राष्ट्रपति को उतारिया जा सकता है कि साडे देश में बिल्कुल उतारिया जा सकता है अगर राष्ट्रपति, देखो एक ही कंडीशन है, अगर राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ कुछ करता है तो उसनों हटाया जा सकता है। उसनों हटाया किस दे द्वारा जाएगा, संसद के द्वारा। संसद के दोनों सदन ही, लोक सभा भी तो राज सभा भी, ठीक है। बाकी राष्ट्रपति का जो महादोष असीं पूरी डिटेल दे विच करांगे की मेजोरिटी चाहिए है, लोक सभा के रैसोल्यूशन लियाउण दे लई किन्ने मैंबर के सिग्नेचर चाहिए, राज सभा किन्ने मैंबर के सिग्नेचर चाहिए है, ठीक है। उस सारी डिटेल आप राष्ट्रपति के चैप्टर के पूरी करांगे। उस तो बाद अगर गल करिए तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, बिल्कुल कि सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजां को उतारिया जा सकता, बिल्कुल उतारिया जा सकता। भारत के विच कोई भी अजिही पोस्ट नहीं है जिथे किसी मनमानी करने की पूरी खुल दी जा सकती है, नहीं तो हर कोई तानाशाह बन जाए। इस करके चाहे वो जज है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, या किसी स्टेट का CM है, गवर्नर है, सबनों हटाने का कोई ना कोई प्रोसैस संविधान के है। तो कि सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता, बिल्कुल हटाया जा सकता। इसका जोड़ा प्रोसैस है ये भी असी हटाने वाला जोड़ा प्रोसैस है वो भी असी US के कॉन्स्टिट्यूशन तो ही लिया। एक गल याद रखनी, जिस तरीके नाल सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता, सेम उस तरीके नाल ही हाई कोर्ट के जज को भी हटाया जाएगा, सेम तरीका। लेकिन असी इस सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट वाले चैप्टर के पढ़ांगे डिटेल के, बहुत ही इंटरस्टिंग चैप्टर है। उस तो बाद गल करिए पोस्ट ऑफ वाइस प्रेजिडेंट। देखो ठीक है, साडे देश में प्रेजिडेंट तो है, लेकिन एक पोस्ट है वाइस प्रेजिडेंट। ये भी असी जिहड़ा कॉपी किया USA के कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि USA के भी वाइस प्रेजिडेंट होंदा है। लेकिन अगर मैं इत्थे गल करा मेजर डिफरेंस की, तो वो ये है कि जदों साडे देश का राष्ट्रपति बाई चांस अगर उसकी डैथ हो जाती है, मान लो राष्ट्रपति जदों बनिया तो 5 साल लिए बनेगा, ठीक है। उसने 2 साल पूरे कर लिए, बाई चांस उसकी अगर डैथ हो जाती है तो बाकी के जोड़े 3 बचते हैं साल, ठीक है। तो एक बारी तो की होगा कि उप राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल लेगा, पर यह नहीं है कि बाकी बचे 3 साल तक राज करेगा वो, या 3 साल तक कह लो भी राष्ट्रपति रहेगा। वो सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर नवे राष्ट्रपति के इलैक्शन करवाने जरूरी होंगे, ठीक है। वो गल वक्री है कि वो आप भी राष्ट्रपति का इलैक्शन लड़ सकता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर इलैक्शन करवाने जरूरी है, यानी कि सिर्फ 6 महीने तक ही राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ सकता है, ठीक है। उस तो बाद जो भी नवा राष्ट्रपति आएगा फिर वो आके अपना जोड़ा है कार्यभार संभाल लेगा। पर अमेरिका के अगर राष्ट्रपति की डैथ होती है तो वो बाकी बची हुई जो भी टर्म होएगी वो उप राष्ट्रपति ही संभालता है, बाकी सारे बचे हुए समय के लिए। उत्थे दोबारा इलैक्शन नहीं होएगा, उस तो टर्म पूरी होने तो बाद ही। लेकिन एक गल होर याद रखना, साडे देश के राष्ट्रपति की टर्म 5 साल होंगी है, अमेरिका के 4 साल की होंगी है। और उत्थे एक कंडीशन होर भी है कि जो दो बारी अगर कोई राष्ट्रपति बन गया, तीसरी बारी वो कदे भी इलैक्शन नहीं लड़ सकता। उन्होंने संविधान में कहा गया अगर संविधान को चेंज करते हैं तो शायद वो तीसरी बारी भी लड़ सकता, अदरवाइज 2 बारी। पर साडे देश के अजीही कोई प्रोसैस नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है कि कितनी बार इलैक्शन लड़ सकता, जिन्नी बारी मर्जी बंदा अपने मरते दम तक जोड़ा है वो राष्ट्रपति या कोई भी प्रधानमंत्री CM बन सकते हैं। उस तो बाद गल करते हैं जी इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इरिश यानी कि आयरलैंड भी बोलते हैं। आयरलैंड के संविधान तो असीं की लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यों की नीति के निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो नाम तो ही पता चलता है कि राज्यों की नीति के निर्देशक है। इतने राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत की गल की है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो राज्यों की सरकार उन्होंने कोई निर्देश दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि संविधान का जोड़ा चौथा पार्ट है उनके डायरेक्टिव प्रिंसीपल स्टेट पॉलिसी बारे दसिया गया। वो आपदे आप पूरा चैप्टर डिटेल से करेंगे, लेकिन शॉर्ट के ये बारे समझते हैं कि हर गौरमेंट, चाहे सेंट्रल गौरमेंट है, स्टेट गौरमेंट है या फिर लोकल गौरमेंट है, इन्होंने कुछ निर्देश दिए गए भी तुसी इस जी भी पॉलिसी लैके आओगे वो पॉइंट्स दिते हुए भी इन्होंने चीज़ों को ध्यान च रख के लैके आना है, ठीक है। गौरमेंट उन्होंने चीज़ों को ध्यान च रख के ही आपकी पॉलिसी बनाती है। अगर नहीं भी बनाती है उन्होंने ध्यान च रख के, तो ये जस्टिसेबल नहीं है, यानी कि असी फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट च नहीं जा सकते। साफ साफ लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसीपल स्टेट पॉलिसी वाले रूल्स के
कि यह जस्टिसेबल नहीं है। तो इत्थे गौरमेंट ते ही डिपेंड करता, पर फिर भी एक चंगा प्रशासन चलाने के लिए, एक चंगा सिस्टम चलाने के लिए डायरैक्ट प्रिंसीपल स्टेट पॉलिसी में कोई भी गौरमेंट अखों ओला नहीं करती, इन्हों के अनुसार ही जी है वो अपनी पॉलिसी लैके आती है। इस करके इसनूं जिहड़ा है एक वधिया सरकार चलाने के लिए इन्हूं जानिया जाता डायरैक्ट प्रिंसीपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, उस तो बाद गल करते हैं नॉमीनेशन ऑफ मैंबर टू राज्य सभा। देखो सानूं पता है कि साडी राज्य सभा के जिहड़े 12 मैंबर नॉमीनेट होंदे हैं और इस नॉमीनेट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये जिहड़ा सिस्टम है कि असी भी अपने जी राज सभा कह लो या अपने देश की संसद के जो राज सभा है उनके असी मैंबर नॉमीनेट करांगे। ठीक है, ये सिस्टम असी कितों लिया? इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के भी जो राज सभा वांगू जो उन्होंने सदन है उन्हें नॉमीनेशन होंगी है। ठीक है, बाकी तो चुन के ही आते हैं, लेकिन 12 मैंबर जोड़े उसनों राष्ट्रपति नामजद करता है। ठीक है, असी राज सभा वाले चैप्टर के पूरी डिटेल के करांगे। उस तो बाद है जी मैथड ऑफ इलैक्शन ऑफ प्रेजिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत थोड़ा जिहा वड्डा ही प्रोसैस है भी प्रेजिडेंट के इलैक्शन किस तरह होंगे, कौन बंदा इलैक्शन लड़ सकता है, की इलैक्शन का प्रोसैस है, MLA की वोट वैल्यू की है, MP की वोट वैल्यू की, सारे आपके आप एक चैप्टर एक टॉपिक है पूरा, इसमें असीं डिटेल के करांगे। पर जो भी राष्ट्रपति की चोण का जो तरीका है बस वो की तरीका है वो भी असीं कित्थों लिया? इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया। काफ़ी चीज़ां अज कीतियां भी किहड़ी कंट्री तो की चीज़ां लिया, तो थोड़ा जिहा याद रखना थोड़ा औखा हो सकता है, पर थोड़ा ध्यान नाल इसनूं रिलेट करते हुए याद करियो। उस तो बाद है जी कैनेडा का कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कैनेडा के कॉन्स्टिट्यूशन जो भी चीज़ां लिया सारियां ही अपने आप च इंपॉर्टेंट है। बस एक गल का ध्यान रखियो कि कैनेडा के जिहड़ियां हैगियां स्टेट्स हैगियां, कनेडा के भी फैडरलिज्म है, यानी कि उत्थे भी जिहड़ियां सेंटर ते स्टेट गौरमेंट के पावर्स वंडियां हुई हैं। कनेडा के सेंटर गौरमेंट जिहड़ी है स्ट्रोंग है। साडे देश में भी एक सेंटर गौरमेंट है तो बाकी राज्यों दी सरकारां। ठीक है, असी भी की कीता आपदे सेंटर नूं स्ट्रोंग रखिया। हुण सेंटर स्ट्रोंग किवें किवें हो सकता, जिवें जिवें भी सेंटर स्ट्रोंग हो सकता, जिस कारणों करके वो सारिया चीज़ां असी कित्थों लईआं? लगभग कनेडा तो। जिमें एक मजबूत केंद्र वाला संघ, यानी कि फैडरेशन विद द स्ट्रोंग सेंटर। ठीक है, साडा देश फैडरेशन का है, यानी कि सेंटर ते राज्यों दी सरकारां दे विच पावर तो वंडी हुई है, पर मजबूत कौन है? केंद्र। तो केंद्र नूं मजबूत रखना है, ये असी कित्थों लिया? कनेडा के संविधान तो। एक असी होर जिहड़ी अगली चीज़ है वो है वैसटिंग ऑफ रेजिडरी पावर इन सेंटर, यानी कि केंद्र नूं बचियां खुचियां शक्तियां देना। इसका की मतलब है? सानूं पता है साडे संविधान दे विच जो अनुसूची है उनदे विचों जिहड़ी 7वीं अनुसूची है, यानी कि शेड्यूल्स, जो 7वां शेड्यूल है उनदे विच 3 लिस्ट दी हुई है। एक है संघ सूची, एक है राज सूची, एक है समवर्ती सूची। या अगर इंग्लिश से गल करिए तो एक है यूनीयन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, तो एक है कनकरेंट लिस्ट। ठीक है जी, इन्हां दे विच की है? संघी सूची दे विच, यानी कि जो यूनीयन लिस्ट है उहदे विच दस्सिया है कि सेंटर गौरमेंट किन्ना किन्ना मुद्दों ते कानून बना सकती है, उहदे विच अलग तो देता। जिहड़ी राज सूची है यानी कि स्टेट लिस्ट है उहदे विच ये दसदा कि राज्यां दे कोले कानून बनाउण दी पावर किहड़े मुद्दों ते हैगी है, वो उन्हां नूं वंडता। हुण एक है कनकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। उत्थे ये लिखता है, उत्थे वो वालियां चीज़ां लिखतियां भी कित्थे सेंटर गौरमेंट ते स्टेट गौरमेंट दोने ही कानून बना सकती है। जिवें असीं गल करिए एजुकेशन की, तो एजुकेशन से सेंटर गौरमेंट भी कानून बना सकती है तो केंद्र सरकार भी बना सकती है। ठीक है, इसलिए उसमें असीं कह सकते हैं कि वो समवर्ती सूची का पार्ट है। लेकिन हुण कुछ कानून इहो जी सिस्टम लिए भी बनाना पै सकता है जो इन्हां तीनों ही लिस्ट के विच नहीं है। ठीक है, ना वो यूनीयन लिस्ट च है, ना स्टेट लिस्ट च है, ना कनकरेंट लिस्ट च है, तो फिर उस मामले के कानून कौन बनाएगा? तो उस मामले के कानून बनाने की जी पावर दी गई है वो सेंटर गौरमेंट को दी गई है, जिस इसे ही कहा जाता है कि बचियां खुचियां शक्तियाँ, यानी कि रेजिड्यूरी पावर्स। ठीक है, हम देखो रेजिड्यूरी पावर अगर सेंटर को, तो सेंटर मजबूत हो गया। कनकरेंट लिस्ट के अगर दोनों ही कानून बना सकते हैं, अगर वो बने हुए कानून से दोनों का टकराव होंदा है, केंद्र सरकार कुछ कह रही है, राज सरकार कुछ कह रही है, तो फिर की चलेगी? उत्थे चलेगी सेंटर गौरमेंट की। तो सेंटर गौरमेंट को पहल दी गई, इतों भी साफ पता चलता है कि सेंटर मजबूत है। ठीक है जी, और सब तो वड्डी गल तो यह है कि जो मेन जोड़े विषय है जिन्हों पर कानून बनाया जाता वो सेंटर गौरमेंट को ही है। इस तरीके असीं कह सकते हैं कि राज्यों नालों स्ट्रोंग साडा की है? सेंटर है। ठीक है, तो ये जोड़ा सिस्टम असीं कित्थों लिया?
कैनेडा तो लिया। तीसरा पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। तो केंद्र के द्वारा राज्यों के राजपालों की नियुक्ति। सानू पता हर स्टेट के एक राजपाल होंगे, अगर एक कई बार तो दो स्टेट का एक राजपाल भी होंगे। ठीक है, हम राजपालों की जी है यानी कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रेजिडेंट करता है। ठीक है जी, प्रेजिडेंट इसकी नियुक्ति करता कि कहते करता? सेंटर गवर्नमेंट के कहते करता। तो एक तरह का राजपाल कह लो या गवर्नर कह लो, वो सेंटर गवर्नमेंट का की होंगे? एजेंट होंगे। तो सेंटर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करता है। वो गल वक्री कि उन्होंने संविधानिक पावर है, संविधान के अनुसार पावर दी है, पर फिर भी वो सेंटर गवर्नमेंट का एजेंट होने करके ठीक है सेंटर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो इस नाल भी सेंटर असीं कह सकते हैं कि सेंटर स्ट्रोंग है। तो ये सिस्टम भी असीं कित्थों लिया? कनेडा तो लिया। उस तो बाद जी एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट दी जिन्नियां भी ज्यूरिडिक्शनस है, ठीक है, यानी कि जिन्ने भी उनके अधिकार खेत्र है, उन्होंने एक है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, यानी कि सलाहकार अधिकार खेत्र। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति, अच्छा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सलाहकार अधिकार खेत्र जी एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उन्हें एडवाइस कौन लै सकता है? उन्हें एडवाइस सिर्फ तो सिर्फ जोड़ा अपना प्रेजिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ही लै सकता है। राष्ट्रपति सिर्फ दो मामलों के सलाह लैंदा है इस पावर के अकॉर्डिंग। एक तो है कि संविधान बनने तो पहला मान लो कोई भी रोल है, संविधान बनने तो पहला, ठीक है, तो उस मामले एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई अर्जेंट कोई मान लो मामला है तो एक वो बारे सलाह लै सकता है। ठीक है, तो इत्थे हम ध्यान रखना कि जो तो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामले पर जो राष्ट्रपति सलाह लैंदा है सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह देनी या ना देनी सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है। पर प्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनने तो पहला का अगर कोई मामला अगर उस बारे सलाह लैनी है, पर इत्थे सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी ही पेगी। ठीक है, पर दोनों तरह दी दित्तियां हुई सलाह को मनना या ना मनना ये राष्ट्रपति की मर्जी है। इस चीज़ थोड़ा ध्यान रखियो। बाकी असीं जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन करांगे उदों होर भी सारी बहुत सारी ज्यूरिडिक्शनस है, उन्होंने भी असीं डिटेल के करांगे। ठीक है जी, तो ये सारिया चीज़ां जी असीं किहड़े संविधान तो लईआं सी? कनेडा के संविधान तो। उस तो बाद गल करते हैं आस्ट्रेलीयन कॉन्स्टिट्यूशन। आस्ट्रेलिया के संविधान तो असीं की कुछ लिया उनके बारे गल करते हैं। हुणे आपां जिक्र किया कि 7वीं अनुसूची के सतवीं अनुसूची के जी 3 लिस्टां उन्होंने एक है सामवर्ती सूची जिसको इंग्लिश बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट। ठीक है, असीं डिटेल से थोड़ा जहा कर ही लिया कि कनकरेंट लिस्ट के सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है। तो ये जी सामर्थी सूची असीं कित्थों लई है? आस्ट्रेलिया के संविधान तो लई है। उस तो बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड, देखो आज़ादी है व्यापार की, तो ये असीं कित्थों लिया? ये भी असीं जिहड़ा कि कमर्स एंड ट्रेड ये सारा असीं कित्थों लिया? ये भी असीं आस्ट्रेलिया तो लिया। ये दोनों ही चीज़ां ध्यान च रखनियां। उस तो बाद जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि संसद के दोवां सदनों की सांझी बैठक। देखो जो कोई सधारण बिल, वैसे बिल होंगे 4 तरह के, ठीक है, असीं इसनूं डिटेल दे विच करांगे जो असीं पार्लीमेंट के बारे करांगे। तो उन्होंने एक टाइप की बिल हैगी है, वो है ऑर्डीनरी बिल इंग्लिश यानी कि सधारण बिल। कोई भी कानून सधारण बनाना हो सेंट्रल गवर्नमेंट वालों तो उसमें की बोलते? सधारण बिल बोलते हैं। सधारण बिल एक हाउस पास कर रहा है, दूसरा हाउस उन्होंने रद्द कर रहा है, 6 महीने हो गए कानून नहीं बन रहा, एक हाउस पास कर रहा है दूसरा रद्द कर रहा है, तब फिर राष्ट्रपति और उसको बोलते डेड लॉक, वो डेड लॉक लगे जाता है। ठीक है, तो फिर राष्ट्रपति की करता? दोनों ही हाउस की ज्वाइंट सीटिंग बुलाता है। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग बुलाता है तो ज्वाइंट सीटिंग के फिर उस बिल को पास करवाया जाता। अगर वो ज्वाइंट सीटिंग पास हो जाता तो फिर राष्ट्रपति को बिल चला जाऊगा, अगर नहीं पास होता तो रद्द हो जाता। हम संसद के दोवां सदनों की जी सांझी बैठक है, इनके बारे कई क्वेश्चन आते हैं, इतने ही थोड़ा जहा डिटेल से कर लेंगे। सब तो पहला कि संसद के दोनों सदनों की सांझी बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। फिर पूछा जाता है कि दोनों सदनों की सांझी जी बैठक होएगी उनकी प्रधानगी कौन करता है? उसकी प्रधानगी करता है लोक सभा का स्पीकर। ठीक है, राज सभा की प्रधानगी कौन करता है? जोड़ा साडा वाइस प्रेजिडेंट होंदा है। देखो उन्होंने को उदों तक कोई काम ही नहीं है जदों तक प्रेजिडेंट की कुर्सी खाली नहीं है या प्रेजिडेंट बीमार नहीं होता या प्रेजिडेंट कुछ करता नहीं है। इन्ने फिर उपराष्ट्रपति की काम करेगा? कोई काम नहीं उनके कोले। इस करके फिर उसको राज सभा की चेयरमैनी दे दी जाती, यानी कि वो राज सभा की प्रधानगी करता है। पर जो ज्वाइंट सैशन होंदा यानी कि दोनों सदनों की सांझी बैठक होंदी है तो फिर उपराष्ट्रपति समझ लो फ्री हो गया, तो प्रधानगी कौन करता है? लोक सभा का स्पीकर करता है। हम क्वेश्चन है कि ज्वाइंट सीटिंग बुलाने का की कारण होंदा? ज्वाइंट सीटिंग बुलाने का कारण ये होंदा क्योंकि सानू पता जी सरकार बनती है वो लोक सभा के मैंबरों की मेजोरिटी के करके बनती है भी लोक सभा के बहुमत किस सरकार किस पार्टी का तो उसकी सरकार बनती है। हम
ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਧਾਰਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਮਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਜਰਮਨੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਜਰਮਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਵਾਈਮਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਵਾਈਮਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਦ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ, ਦੇਖੋ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 35 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 19 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ 19 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ 20 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 21 ਆਰਟੀਕਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 19 ਆਰਟੀਕਲ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 20 ਅਤੇ 21 ਆਰਟੀਕਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਸੋਵੀਅਤ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ USSR। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ USSR ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ USSR ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 42ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ 10 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜੋੜੀਆਂ ਸੀ, 11ਵੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 11 ਹੈ, 11ਵੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਹ 22 ਪਾਰਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, 4th A ਪਾਰਟ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ 1976 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਦਾ ਆਈਡਲ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਆਂ। ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਨਿਆਂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਿਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਵੀਅਤ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਵੀਅਤ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਏ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਆਈਡਲ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ। ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਆ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੰਟਰੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ
हैड जिहड़ा वो सीधे तौर पर या असीधे तौर पर यानी कि डायरैक्टली या इनडायरैक्टली लोगों द्वारा चुनिया जाए। जिवें साडे देश का जो राष्ट्रपति है वो की है, वो हैड है साडे देश का, पर वो लोगों द्वारा तो नहीं, पर लोगों के द्वारा चुने हुए MLA तो MP के द्वारा तो चुनिया जाता है। इस करके असीं ये कह सकते हैं कि साडे देश का हैड जो चुनिया जाता है, ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी है जिवें कि इंग्लैंड दे विच है। तो इस करके साडी कंट्री में की कहा जाता है, रिपब्लिकन कंट्री कहा जाता है। रिपब्लिक का मतलब ही है कि जिथे देश का हैड चुनिया जाए, ठीक है जी। लेकिन इंग्लैंड रिपब्लिकन कंट्री नहीं है, क्योंकि उत्थे राजा या रानियां पीढ़ी दर पीढ़ी होंदी है। उस तो बाद है जी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का असीं की लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सानूं पता साडे संविधान दे विच सोध होंदी है, अमेंडमेंट होंदी है, लेकिन उसका प्रोसीजर की है। एक ध्यान च रखना है कि आर्टिकल 368 368 आर्टिकल जिहड़ा वो संविधान दे विच सोध करन दा आर्टिकल है, ठीक है। ये भी बहुत बारी पेपर दे विच पूछा जाता है, ठीक है। तो जो भी प्रोसैस है संविधान में सोध करने का, वो असीं कित्थों लिया, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन तो, ठीक है जी। इस चीज़ में ध्यान च रखना थोड़ा, 2/3 बहुमत नाल, स्पैशल मेजोरिटी नाल भी पास होंदा है, सिंपल मेजोरिटी नाल भी पास होंदा है। जो भी प्रोसैस जिस तरह के नाल, खास करके वैसे 2/3 जी मेजोरिटी के नाल पास होने वाला जिहड़ा बिल है, यानी कि सोध बिल संविधान में सोध करने वाला, वो असीं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया। उस तो बाद है जी इलैक्शन ऑफ मैंबरस ऑफ राज्य सभा। देखो जो राज्य सभा के मैंबर है उन्होंने इलैक्शन होना है, राज्य सभा के मैंबर की चोण विधि है या मतलब किस तरह होएगी चोण, ठीक है। और वो जो सिस्टम भी असीं कित्थों लिया, साउथ अफ्रीका के संविधान तो लिया। उस तो बाद है जी जैपनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जापानी संविधान, जापान का संविधान। प्रोसीजर इस्टैबलिश्ड बाय लॉ, भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, भी जो भी प्रक्रिया होएगी वो कानून के द्वारा स्थापित की जाएगी। ये असीं जापान के संविधान तो लिया। पहले 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान का तो एक ही है, भी खैर इंपॉर्टेंट है, पेपर के आ सकता, ठीक है। ये सारिया वो चीज़ां सी जो असीं किसी ना किसी देश के संविधान तो लईआं। इस करके जे असीं दूसरे देशों के संविधान तो सारिया चीज़ां लईआं, तो इस करके साडा संविधान थोड़ा जिहा वड्डा भी हो गया, ठीक है। इस करके साडा संविधान जिहड़ा वो दुनिया के बाकी सारे देशों के जिन्ने भी संविधान आ सब तो वड्डा है, लैंथी है। इन्नियां सारिया चीज़ां लैन करके ही वड्डा नहीं होया, क्योंकि साडे स्टेट भी है, बहुत सारी स्टेट्स भी हैगियां, जातियां भी है, धर्म भी है, तो सारिया चीज़ों के बारे डिटेल च लिखन करके संविधान जो साडा वो वड्डा है, ठीक है। हम देखो इन्नियां सारिया चीज़ां लईआं, इस करके भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान च रखियो, ठीक है जी। अज दे लई सिर्फ इन्ना ही, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।